हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनआईआरसी केस के मुतालिक, जो कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन कराची में फाइल किया गया था मेरी तरफ से। आप देख सकते हैं इसका टाइटल ओबीएस पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ यूनियन वर्सेस मेंबर एनआईआरसी एंड अदर्स। ये केस डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुका है। तो इसका ड्राफ्ट आपके साथ शेयर करने का मकसद कि आपको कानूनी नुकात और कानूनी लिहाज से आपकी मदद करना और आपको एनआईआरसी केस के मुतालिक इंफॉर्मेशन देना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर, ऑफिस विजिट कर सकते हैं या ईमेल एड्रेस पर, या मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके और जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो ख़त्म हो दूसरों के लिए। ये आपके लिए सदका जारिया होगा। ये एनआईआरसी सिंगल बेंच का फैसला है और उसको चैलेंज किया गया था मेरी तरफ से मेरे क्लाइंट्स के बिहाफ पर फुल बेंच में, जिसका ड्राफ्ट मैं आपके साथ इस वीडियो के ज़रिए शेयर कर रहा हूँ। तो केस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एनआईआरसी का ड्राफ्ट किस तरह से होगा। तो अगर आप फ्रेश एनआईआरसी की पिटीशन सिंगल हो या फुल बेंच के खिलाफ आप फैसले में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे जिसका टाइटल आप कुछ इस तरह से लिखेंगे जो आपका केस होगा जिस कंपनी के खिलाफ। मिसाल के तौर पर औरंगजेब वर्सेस एनआईआरसी। तो आपका जो भी केस टाइटल होगा वो आप इस तरह से एक फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के बाद आपके 2 वाइट पेजेस होंगे। यहाँ कराची में जो प्रैक्टिस है एनआईआरसी की, उस लिहाज से आपके 2 वाइट पेजेस होंगे, 2 आपके वाइट पेजेस होंगे। वाइट पेजेस आपके बाद फिर आप लगाएंगे इंडेक्स। इंडेक्स आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से होगी। जो क्लाइंट की सीएनआईसी है उसको मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के जरिए कवर किया हुआ है, तो आप इसमें सीएनआईसी लगाएंगे। उसके बाद बिफोर द नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन एट कराची। अपील नंबर आप देख सकते हैं, ये आप खाली जगह छोड़ देंगे 2022। तो आपकी जो अपील नंबर होगा वो फिर जब आपका केस एडमिट हो जाएगा तो उसके बाद आपको अलर्ट किया जाएगा। ओबीएस पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ यूनियन अपीलेंट, इसमें अपील किसने दाखिल की है? ओबीएस पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ यूनियन ने। वर्सेस किसके खिलाफ है? वर्सेस जो कंपनी के सीईओ हैं या जो डायरेक्टर्स हैं जिनकी डिटेल्स मैंने कवर की हुई हैं उनकी प्राइवेसी की वजह से, वर्सेस रेस्पोंडेंट्स। इंडेक्स, आपकी इंडेक्स कुछ इस तरह से होगी। आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एनेक्चर्स, पेजेस। अब सीरियल नंबर 1 में आपका मेमो ऑफ अपील, एनेक्चर जो आपने लगाया है, पेजेस आप काउंट करेंगे 1 to 9। सेकंड, सिंगल बेंच का ऑर्डर, उसका जो आपने एनेक्चर लगाया है उसके एनेक्चर एक्स, उसका जो ऑर्डर होगा वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। कॉपी ऑफ RNP, मतलब रिकॉर्डिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स जो सिंगल बेंच के हैं। उसके बाद फिर लास्ट में वकालतनामा। यहाँ पर आपका नाम आएगा या फिर एडवोकेट फॉर द प्लेंटिफ पिटिशनर। अगर आप इन पर्सन जा रहे हैं तो आपकी यहाँ पर इन पर्सन आप लिखेंगे, नीचे उसका नाम, ऊपर आपकी सिग्नेचर होगी जहाँ पर मैंने अपना विजिटिंग कार्ड के जरिए अपनी सिग्नेचर को कवर किया हुआ है। कराची डेटेड, आपकी जो तारीख, जिस तारीख में आप दाखिल करेंगे वो आप यहाँ पर डेट लिखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और आपकी अपील का देख सकते हैं कि जो फ्रेश पेज होगा, जो फर्स्ट पेज होगा वो कुछ इस तरह से होगा। बिफोर द फुल बेंच ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन कराची। अपील नंबर, ये आप नंबर खाली छोड़ देंगे। आप 2022, 23, 2020, 21 जो भी होगा आपका साल वो आप इसमें लगाएंगे। ओबीएस पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ यूनियन थ्रू इट्स जनरल सेक्रेटरी नेमली लेबर वेलफेयर सोसाइटी डी ब्लॉक शेरशाह कॉलोनी कराची। अपीलेंट वर्सेस ये जो केस दाखिल किया गया है किसके, उनकी अब यहाँ पर डिटेल है जिसको मैंने कवर किया हुआ है क्योंकि ये मेंबरान की प्राइवेसी है। तो इसका फिर जो टाइटल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि अपील अंडर सेक्शन 58 ऑफ द IRA, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012
अब ये अपील दाखिल की गई थी 58 IRA इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 के तहत। The appellant is aggrieved by and dissatisfied with the order dated so and so passed by the learned single member NIRC Karachi bench in the matter of a complaint filed under section 68 read with section 49 of the IRA 2012 registered bearing so and so which was signed adjourned in hodgepodge। इस पैराग्राफ का मतलब है कि द अपीलेंट मतलब जो अपील दाखिल की गई है, जो अपीलेंट हैं इज एग्रीव्ड मतलब उनको नुकसान पहुंचाए, एंड डिससेटिस्फाइड मतलब वो इस फैसले से खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है जो कि ऑर्डर पास किया गया है लर्न सिंगल मेंबर NIRC ने कराची, और जो इसका किस कानून के तहत फाइल की है 6849 IRA 2012 के तहत, जिसका नंबर कुछ इस तरह से था जो कि जल्दबाजी में पास किया गया है। manner hurriedly without affording opportunity of hearing and even not going into the facts and circumstances of the case, the appellant respectfully prefer its instant appeal on the consideration of following facts and grounds inter alia. Certified copy of the judgment imposed order so and so is filed herewith and marked as annexure X। तो यहाँ पर वही बात जारी कंटिन्यू है कि जो मेंबर सिंगल बेंच हैं NIRC के, उन्होंने जल्दबाजी में फैसला किया, अपीलेंट को सुनाई नहीं, और उन जो केस के हकायक हैं उनको सही तरीके से जांच पड़ताल की नहीं। तो इस बुनियाद पर यह अपील दाखिल की जा रही है नीचे जो दिए गए हकायक और ग्राउंड्स के बुनियाद पर। सर्टिफाइड कॉपी जो कि ऑर्डर हुआ था उसकी यहाँ पर अनेक्स की गई है एंड मार्क्ड एज एनेक्चर एक्स। तो अगर आपके पास कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा तो वो आप यहाँ पर लाजमी इसके साथ लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स जो हकायक हैं केस के वो आप देख सकते हैं। हर केस के अपने फैक्ट्स हकायक होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ। फैक्ट्स हकायक आप देख सकते हैं कि पैरा नंबर 1 डेट द अपीलेंट इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द CBA यूनियन नेमली OBS पाकिस्तान एम्प्लॉयज यूनियन विच इज रिप्रेजेंटिंग द परमानेंट वर्कर्स ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 5। जो अपीलेंट हैं जिन्होंने अपील दाखिल की हुई है वो जनरल सेक्रेटरी हैं CBA यूनियन के, OBS पाकिस्तान एम्प्लॉयज यूनियन के, और वो इस जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉयज हैं एम्प्लॉयज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 2 पैरा नंबर 2 दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 4 आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 5 while the respondent number 5 is a legal person wherein more than 300 workers are working on contract base। के जो रेस्पोंडेंट 1 to 4 1 से लेकर 4 तक है वो इनके जो मामला देखते हैं वर्कर्स के वो जिम्मेदार हैं कंपनी के रेस्पोंडेंट नंबर 5 के OBS के, और ये जो 300 मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनकी कानूनी और दूसरे मामला के जिम्मेदार हैं। पैरा नंबर 3 दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 5 इज फंक्शनिंग ऑन द सेम premises with the name and style of Messrs MST Pakistan Private Limited, therefore said was also on the name of MST Employees Union which was the local registered trade union, and thereafter the respondent number 5 changed its name is OBS Pakistan Limited in the year 2019. The new management assured the employees that their rights and benefits will be intact as per settlement, but after the changing name by the respondent number 5, the union has also changed its name as OBS Pakistan Employees Union। जो कंपनी थी उसका पहले नाम था मेसल्स MSD पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। अब बाद में उन्होंने अपना नाम चेंज करके OBS पाकिस्तान रख लिया है प्राइवेट लिमिटेड, और जो इसकी पहले वाली यूनियन थी उसने भी अपना नाम चेंज करके OBS एम्प्लॉयज यूनियन रख दिया है। पैरा नंबर 4 दैट इन पैरा नंबर 7(2) ऑफ द सेटलमेंट फॉर द ईयर 2008-10 प्रोवाइडेड 13% एनुअल इंक्रीमेंट एज द रेट ऑफ बेसिक सैलरी एंड द सैलरीज ऑफ वर्कर्स विच
were provide to the workers till the year 2017, and thereafter the respondent number 1 to 4 illegally stopped the said increment and benefits. 2008 और 8 से लेकर 10 के दरमियान ये तय पाया था कि 13% एनुअल इंक्रीमेंट लगाई जाएगी, जो सेटलमेंट की गई थी कंपनी और यूनियन के दरमियान पैरा नंबर 7(2) के मुताबिक, और वो 2017 तक प्रोवाइड की गई बेसिक सैलरी में, लेकिन उसके बाद जो इंक्रीमेंट्स और बेनिफिट्स से फवायद थे वो बंद कर दिए कंपनी ने। पैरा नंबर 5 that in पैरा नंबर 5 of the settlement for the year 2017-18 provided 6 half months basic salary including cost of living to the workers as a bonus, which were also paid to the workers till 2018, but thereafter the management illegal and unlawfully stopped the said payment of bonus to the workers. पैरा नंबर 5 के मुताबिक 2017-18 पैरा नंबर 6 that in the capacity of CBA in the respondent, the official of the CBA several time oral requested to the management and through written letters requested to the respondents for providing the rights and benefits mutually settled and signed by the CBA and management to respondent number 5 in the settlement January 2008 to June 2010 and 2017-18. But the respondents willfully, intentionally and deliberately kept silent on the said letters till today, and by one and other practiced delaying the matters. के 2008 और 10 के दरमियान 2017 और 18 के दरमियान सिर्फ फ़वाइद दिए गए, और उसके अलावा जो फ़वाइद थे या जो एग्रीमेंट थी उसके मुताबिक जो सेटलमेंट पर बात हुई थी वो फिर बाद में ख़त्म की गई, और इसको जानबूझकर ख़त्म किया गया रेस्पोंडेंट नंबर 5 की तरफ से, मतलब OBS पाकिस्तान की तरफ से, जो कि अब आज तक इस मामले पर आंखें बंद किए हुए। पैरा नंबर 7 that under the provision of section 419 of 9 of the Industrial Relations Act 2012, it is binding upon the both parties to comply, adopt the settlement and not violate the mutual settlement signed by the parties. सेक्शन 49 इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 के मुताबिक ये दोनों पार्टीज पर लागू है कि वो जो सेटलमेंट करते हैं उनकी खिलाफ वर्जी ना करें और उस पर बाकायदगी से अमल करें। पैरा नंबर 8 that the respondent number 1 to 4 openly violated the said settlement since 2018 and also failed to settle the charter of demand for the years 2019-20, which is still pending before the conciliator of the NIRC at Karachi. 2019 और 20 के चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक इनसे मुतालबा किया गया था कि 2018 के बाद भी इसकी खिलाफ वर्जी सेटलमेंट की बंद की जाए, और जो कंसिलिएटर हैं NIRC के उनके पास ये चार्टर ऑफ डिमांड पड़ा हुआ है, पेश किया हुआ है। पैरा नंबर 9 that the said action of the respondent number 1 to 4 are openly gross violation of the provisions of section 49 of the IRA 2012 Industrial Relations Act 2012 के in spite of the respondents are well aware about the said provisions of law and punishment for breach of settlement, and they willfully, deliberately and intentionally committed offence at the gross violation the provision of section 49 of the IRA 2012, which amounts to offence under section 68 of the IRA 2012, which is punishable under the law. The respondent number 1 to 4 are liable to be punished under the law. 2012 IRA एक्ट सेक्शन 49 के तहत जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 4 उन्होंने बाकायदा से खिलाफ वर्जी की, सेटलमेंट की, और हालांकि उनको पता था कि ये कानून के बरखिलाफ है और उसमें कानून के मुताबिक उनको सज़ा हो सकती है ये सेटलमेंट ख़त्म करने के बुनियाद पर, लेकिन उन्होंने जानबूझकर और इरादतन ये जुर्म किया और 49 IRA एक्ट 2012 की खिलाफ वर्जी की, जो कि बाकायदा से एक जुर्म बनता है और
68 IRA के एक्ट मुताबिक ये बाकायदा से एक सज़ा का जुर्म बनता है कानून के मुताबिक, और इस कानून के तहत 1 से लेकर 4 तक जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनको कानून के लिहाज से सज़ा के हकदार बनते हैं। फैक्ट के पैरा नंबर 11 दैट ऑन नोटिस ऑफ कंप्लेंट द रेस्पोंडेंट फाइल्ड application for dismissal of complaint and contended that the internal dispute is pending before the Honorable Full Bench NIRC until resolve of internal dispute. The matter may be signed adjourned till thereafter. The learned single member didn't give weight the arguments raised by the counsel for the appellant and passed order short order के फैक्ट्स मतलब हकायक के पैरा नंबर 11 के मुताबिक जो रेस्पोंडेंट हैं उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की और जो कंप्लेंट है उसको डिसमिसल करने की इस्तदा की, और उसमें यही बताया गया कि ये कंपनी और यूनियन के दरमियान का मामला है, सो ये फुल बेंच के दरमियान ख़त्म किया जाए केस जो दाखिल किया है या जो दाखिल किया जा रहा है। और उसके अलावा जो सिंगल बेंच के मेंबर हैं उन्होंने इसको जानबूझकर या फिर गलत बयानी जो कंपनी ने की उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको शॉर्ट ऑर्डर पास कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं ग्राउंड्स की जानिब कि कौन से ग्राउंड्स के बुनियाद पर ये मेंटेनेबल है। तो ग्राउंड नंबर ए that the impugned order is illegal, improper and having nullity in the eye of law on the ground that internal dispute amongst members of a union has no bearing with maintaining the complaint under section 68 and read with section 49 of the IRA Act 2012 के ग्राउंड नंबर ए के मुताबिक ये जो ऑर्डर पास किया हुआ है सिंगल बेंच ने ये गैरकानूनी है, बिल्कुल गलत है और इसकी कानून के लिहाज से कोई गुंजाइश नहीं। और ये जो मेंबर ने फैसला दिया है कि डिस्प्यूट एक चल रहा है यूनियन और रेस्पोंडेंट के दरमियान, ये बिल्कुल गलत है। और जो कंप्लेंट अंडर सेक्शन 68 रेड विथ सेक्शन 49 दाखिल की गई है वो कुछ इस तरह से कहती है कि that the section 21 postulates is under any act or function which is by this act required to be performed by or has any act or function which is by this act required to be performed by or has been conferred upon a collective bargaining agent may until a collective bargaining agent has been certified under the provisions of this act be performed by a registered trade union which has been recognized by the employer or employer। IRA के सेक्शन 21 के मुताबिक जो बार्गेनिंग एजेंट है वो बाकायदा से इसमें मुकर्रर किया जाएगा और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के साथ वो मुज़ाकरात करेगा और मुज़ाकरात के नताइज वो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज़ तक बाकायदा से पहुंचाएगा और जो इसके मुज़ाकरात होंगे वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मेंबर के साथ होंगे। See that the impugned order is not a judgment in the eye of law which has been passed without application of mind and same is per incuriam and without jurisdiction liable to be set aside। के जो आर्डर पास किया हुआ है वो बिल्कुल ही कानून की नज़र में गलत है, उसको ख़त्म किया जाए और उसमें कोई भी जो जुडिशल माइंड है कानूनी लिहाज से उस पर नज़र नहीं रखी गई और ये पूरी तरह से जुरिस्डिक्शन के भी खिलाफ है, तो इसको सेट असाइड मतलब ख़त्म किया जाए। ग्राउंड दी दैट द मेंबर ऑफ द यूनियन नेमली OBS पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ यूनियन इज filed appeal before the Honorable Full Bench of the Commission, but the Honorable Full Bench neither suspend the charge of change of the office bearer nor granted any stay order regarding non-implementation of settlement। ये OBS पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड यूनियन जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है उसने अपील फाइल की फुल बेंच के सामने कि जो ऑफिस बियरर हैं उनको चेंज किया जाए और स्टे ग्रांट की जाए, लेकिन जो सेटलमेंट है उसको भी इम्प्लीमेंट करवाया जाए, लेकिन इसके बरखिलाफ ही हुआ।
that there is no any law regarding non-implementation of settlement during any dispute, के डिस्प्यूट के दरमियान ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि जिसके मुताबिक सेटलमेंट की जाए। जी, that the respondent cannot stop the rights and benefits of workers settled in CBA settlement till new arrival of CBA, which is clear wording of section 21 of the Industrial Relation Act 2012, के जो वर्कर्स के हुकूक हैं और फ़वाइद हैं वो CBA की मुकर चाहे वो चेंज हो जाए, न्यू आ जाए, तब तक उसको ख़त्म या रोक नहीं सकते। ये वर्डिंग है सेक्शन 21 ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 के। पेराइश ग्राउंड की दैट द रेस्पोंडेंट्स फेल्ड टू गिव एनी राइट और बेनिफिट्स टू द वर्कर्स फ्रॉम जुलाई 2018 to 22 विच इज वायोलेशन ऑफ लॉ एंड अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। 2018 से लेकर 22 के दरमियान तक कानून की खिलाफ वर्जी की गई और जो हुकूक और फ़वाइद बनते थे वर्कर्स के वो नहीं दिए गए और ये इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। ग्राउंड आए मतलब आखिरी जो इसका ग्राउंड है वो कुछ इस तरह से, अदर ग्राउंड्स विल बी आर्ग्यूड विद द परमिशन ऑफ दिस ऑनरेबल फुल बेंच ऑफ द कमीशन एट द टाइम ऑफ हियरिंग। जो मजीद ग्राउंड्स हैं वो ऑनरेबल फुल बेंच की इजाज़त से पेश किए जाएंगे इसकी हियरिंग के दौरान। अब आते हैं मेन जो इसका आखिरी पेरा है वो है प्रेयर। इसी के बुनियाद पर हमारा NIRC या जो कोई भी केस होता है वो डिसाइड होता है। तो हमारी जो प्रेयर क्लॉज है वो कुछ अगर सही नहीं होती तो हमारा केस बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता है। तो प्रेयर मतलब इस्तदाई होती है जिसके बुनियाद पर ऑनरेबल कमीशन या कोर्ट फैसला सुनाती है। तो मेरी जो प्रेयर थी वो कुछ इस तरह से थी कि दैट इट इज़ therefore humbly prayed that this honorable full bench of the commission may be pleased to set aside the impugned order dated so and so, direct the learned single member to proceed with the case complaint on merit as provided under law, or pass any order which is just and proper in the circumstances of the case। के हमारी ये इस्तदा है फुल बेंच से कि जो आर्डर पास किया हुआ है सिंगल बेंच ने वो ख़त्म किया जाए और लर्न सिंगल मेंबर को डायरेक्शन दी जाए कि वो केस कंप्लेंट को मेरिट के बुनियाद पर चलाएं और जो सही एक फैसला बनता है जो केस के हकायक हालात हैं उनके मुताबिक पास करे। कराची डेटेड अपीलेंट, उसके बाद नीचे वेरिफिकेशन यही होती है कि आय मतलब में, अब आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे या आपका नाम आएगा रेजिडेंट ऑफ कराची टू हियर बाय सबमिट कि मैं इसकी वेरिफिकेशन करता हूँ, तस्दीक करता हूँ कि ये केस बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी बात छुपाई नहीं गई है। आइडेंटिफाइड बाय मी स्टेटेड ऑन ओथ, यहाँ पर जो अपीलेंट के एडवोकेट हैं मतलब जो मैं था, मैंने अपना जो सिग्नेचर है उसको कवर किया हुआ है। तो आप यहाँ पर इस बात का ख्याल रखेंगे और एडवोकेट की तरफ से भी यहाँ पर एक आइडेंटिफाइड की जाएगी कि ये बिल्कुल सही है। तो ये था मुकम्मल ड्राफ्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ, और ये फुल बेंच का एक ड्राफ्ट है जो कि फ़ाइल किया है मैंने अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर। तो अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें अगेन तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ऑफिस विजिट, या फिर इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में आप रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करें। ये आपके लिए सदका जारिया होगा ताकि उनकी मदद हो सके। कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी ताकीद करें। मज़ीद कानूनी वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो अप करते रहें और फेसबुक पेज डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ को भी विज़िट करते रहें। अगर आपके कानूनी मसलों मसाइल कम नहीं होते या हल नहीं होते तो या तो आपने कानून को सही नहीं समझा या फिर आप गलत प्रैक्टिस के ज़रिए जा रहे हैं। तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा कि कानून को सही तरीके से पढ़ लें, स्टडी कर लें, उसके बाद आपका हक जो हुकूक बनते हैं आपको वो बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। ये बिल्कुल गलत कहा जाता है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। अगर आप सही तरीके से इंसाफ लेते हैं तो आपको मिल जाएगा बिल्कुल। ये मुकम्मल ड्राफ्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये इस तरह से ही आप बनाकर अपने हक़ाइक़ लिखकर और NIRC फुल बेंच में आप दाखिल कर सकते हैं।
पाकिस्तान के किसी भी शहर से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये जो केस मैंने आपको दिखाया है ये कराची NIRC का है। इसी तरह की NIRC लेबर सर्विसेज या जो सिविल क्रिमिनल आप मेरे इसी YouTube चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस मैंने बनाकर रखी हुई हैं ताकि आपके लिए आसानी हो सके, फैमिली केसेस एट्सेट्रा। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और कानून का एहतराम और पासदारी हम पर फ़र्ज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।